नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धाराएं। आपको बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को परिवर्तित करके अब इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 कर दिया गया है। तो इसकी धाराओं को हम देखेंगे और आने वाले एपीयू परीक्षाओं में कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं धाराओं से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2(1) क श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। धारा 2(1) ख जमानत। धारा 2(1) क जमानतीय अपराध। धारा 2(1) ख जमानत पत्र। धारा 2(1) अंगा बंद पत्र। धारा 2(1) च आरोप। धारा 2(1) छ संज्ञेय अपराध। धारा 2(1) ज परिवाद। धारा 2(1) झ इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। धारा 2(1) इया उच्च न्यायालय। धारा 2(1) ट जांच। 2(1) ठ अन्वेषण। 2(1) ड़ न्यायिक कार्यवाही। 2(1) ठ स्थानीय अधिकारिता। 2(1) आड़ा असंज्ञेय अपराध। 2(1) त अधिसूचना। 2(1) थ अपराध। 2(1) द पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। 2(1) ध स्थान। 2(1) न पुलिस रिपोर्ट। 2(1) प पुलिस थाना। 2(1) ह लोक अभियोजक। 2(1) ब उपखंड। 2(1) भ सम्मन मामला। 2(1) म पीड़ित। 2(1) य वारंट मामला। धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 तथा अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। धारा 5 व्यावृत्ति। धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। धारा 7 प्रादेशिक खंड। धारा 8 सेशन न्यायालय। धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 18 लोक अभियोजक। धारा 19 सहायक लोक अभियोजक। धारा 20 अभियोजन निदेशालय। धारा 21 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 22 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। धारा 23 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। धारा 25 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामले में दंडादेश। धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 37 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। धारा 28 शक्तियों को वापस लेना। धारा 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। धारा 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। धारा 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। धारा 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 33 कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। धारा 34 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। धारा 35 1 और 2 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। धारा 35 की उपधारा 3 व 6 पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान। धारा 36
गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 37 पदाभिहित पुलिस अधिकारी। धारा 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 39 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 45 अन्य अधिकारिताओं से अपराधियों का पीछा करना। धारा 46 अनावश्यक अवरोध न करना। धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। धारा 48 गिरफ्तारी के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। धारा 50 आक्रामक आयुधों का अधिग्रहण करने की शक्ति। धारा 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्ति करता है तब प्रक्रिया। धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। धारा 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। धारा 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। धारा 60 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। धारा 61 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। धारा 62 गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। धारा 63 सम्मन का प्रारूप। धारा 64 सम्मन की तामील कैसे की जाए। धारा 65 निगमित निकायों फर्मों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। धारा 66 जब सम्मन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। धारा 67 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। धारा 68 सरकारी सेवक पर तामील। धारा 69 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। धारा 70 ऐसे मामलों में और तब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। धारा 71 साक्षी पर समन की तामील। धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 73 प्रतिभूति के लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 74 वारंट किसको निर्देशित होंगे। धारा 75 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे। धारा 76 पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। धारा 77 वारंट के सार की सूचना। धारा 78 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। धारा 79 वारंट कहां निष्पादित किया जा सकेगा। धारा 80 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। धारा 81 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। धारा 82 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाए। धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। धारा 86 उद्घोषित
व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। धारा 88 कुर्की की कोई संपत्ति की निर्मुक्ति करना, विक्रय और वापस करना। धारा 89 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। धारा 90 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। धारा 91 उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की सख्ती। धारा 92 उपस्थिति का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। धारा 3 इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने के लिए समन। धारा 95 पत्रों के संबंध में प्रक्रिया। धारा 96 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। धारा 97 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। धारा 98 कुछ प्रकाशनों के जब्त होने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की सख्ती। धारा 99 जब्ती की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। धारा 100 सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी। धारा 101 अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की सख्ती। धारा 102 तलाशी वारंट का निर्देशन आदि। धारा 103 बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। धारा 104 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन। 105 श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करना। धारा 106 कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की सख्ती। धारा 107 संपत्ति की कुर्की, जब्ती या तलाशी। 108 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 109 प्रस्तुत किए गए दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की सख्ती। धारा 110 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। धारा 111 परिभाषाएं। धारा 111 क संविदाकारी राज्य। 111 ख पहचान करना। 111 ग अपराध के आगम। 111 ख संपत्ति। 111 अंगा पता लगाना। 114 व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। 115 संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेश के संबंध में सहायता। धारा 116 विधि विरुद्ध अर्जित संपत्ति की पहचान करना। धारा 117 संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। धारा 118 इस अध्याय के अधीन अभिगृहित या जब्त संपत्ति का प्रबंध। धारा 119 संपत्ति की जब्ती की सूचना। धारा 120 कतिपय मामलों में संपत्ति की जब्ती। धारा 121 जब्ती के बदले जुर्माना। धारा 122 कुछ अंतरणों का अमान्य और शून्य होना। धारा 123 अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। धारा 124 इस अध्याय का लागू होना। धारा 125 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 127 कतिपय बातों को फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 129 आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 130 आदेश का दिया जाना। धारा 131 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। धारा 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। धारा 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। धारा 134 व्यक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति देने की सख्ती। धारा 135 एक
सूचना की सच्चाई के बारे में जांच, धारा 136। प्रतिभूति देने का आदेश, धारा 137। उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध सूचना दी गई है। धारा 138। जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका आरंभ। धारा 139। बंद पत्र की अंतर्वस्तु। धारा 140। प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। धारा 141। प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। धारा 142। प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। धारा 143। बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। धारा 144। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 145। प्रक्रिया। धारा 146। भत्ते में परिवर्तन। धारा 147। भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। धारा 148। सिविल बल के प्रयोग द्वारा मानव को तितर बितर करना। धारा 149। जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। धारा 150। जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। धारा 151। धारा 148, 49 और 50 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। धारा 152। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 153। आदेश की तामील या अधिसूचना। धारा 154। जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। धारा 155। धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति। धारा 156। जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। धारा 157। व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। धारा 158। स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 159। मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। धारा 160। आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। धारा 161। जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। धारा 162। मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। धारा 163। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अति आवश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। धारा 164। जहां भूमि या जल से संबंध विवाद से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। धारा 165। विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। धारा 166। भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद। धारा 167। स्थानीय जांच। धारा 168। पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। धारा 169। संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की सूचना। धारा 170। संज्ञेय अपराध का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। धारा 171। लोक संपत्ति की हानि का निवारण। धारा 172। व्यक्तियों का पुलिस के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। धारा 173। संज्ञेय मामलों में सूचना। धारा 174। असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण। धारा 175। संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 176। अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। धारा 177। रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। धारा 178। अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। धारा 179। साक्षियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। धारा 180। पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। धारा 181। पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। धारा 182। कोई उत्प्रेरण न दिया जाना। धारा 183। संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। धारा 184। बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा।
धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। धारा 186 पुलिस थाने का आभार साधक अधिकारी किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। धारा 187 जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया। धारा 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। धारा 189 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। धारा 190 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। धारा 191 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। धारा 192 अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी। धारा 193 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। धारा 194 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। धारा 195 व्यक्ति को समन करने की सख्ती। धारा 196 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। 197 जांच और विचारण का साधारण स्थान। धारा 198 जांच और विचारण का स्थान। धारा 199 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकला। धारा 200 जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। धारा 201 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। धारा 202 इलेक्ट्रॉनिक सूचना के साधनों पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। धारा 203 यात्रा या जलाशय में किया गया अपराध। धारा 204 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। धारा 205 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। धारा 206 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। धारा 207 स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 208 भारत से बाहर किया गया अपराध। धारा 209 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। धारा 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। धारा 212 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। धारा 213 अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान। धारा 214 अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। धारा 215 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए तथा लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के लिए अभियोजन। धारा 216 धमकी देना आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। धारा 217 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। धारा 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। धारा 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। धारा 220 भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 221 अपराध का संज्ञान। धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन। धारा 223 परिवादी की परीक्षा। धारा 224 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 225 आदेशिका के जारी किए जाने को स्थगित करना। धारा 226 परिवाद का खारिज किया जाना। धारा 227 आदेशिका का जारी किया जाना। धारा 228 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्त दे सकना। धारा 229 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। धारा 230 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। धारा 231
सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। धारा 232 जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। धारा 233 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। धारा 234 आरोप की अंतर्वस्तु। धारा 235 समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। धारा 236 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। धारा 237 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 238 गलतियों का प्रभाव। धारा 239 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। धारा 240 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों का पुनः बुलाया जाना। धारा 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। धारा 242 एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके। धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 244 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। धारा 245 जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। धारा 246 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। धारा 247 कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्ध पर शेष आरोपों को वापस लेना। धारा 248 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। धारा 249 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। धारा 250 उन्मोचन। धारा 251 आरोप विरचित करना। धारा 252 दोषी होने की अभिवचन। धारा 253 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। धारा 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 255 दोष मुक्ति। धारा 256 प्रतिरक्षा आरंभ करना। धारा 257 बहस। धारा 258 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। धारा 259 पूर्व दोष सिद्धि। धारा 260 धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। धारा 261 धारा 230 का अनुपालन। धारा 262 जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। धारा 263 आरोप विरचित करना। धारा 264 दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। धारा 265 अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 266 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। धारा 267 अभियोजन का साक्ष्य। धारा 268 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 269 प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता। धारा 270 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। धारा 271 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 272 परिवादी की अनुपस्थिति। धारा 273 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर्ष। धारा 274 अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 275 दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। धारा 276 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। धारा 277 प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए। धारा 278 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 269 परिवादी का उपस्थित न होना या उसकी मृत्यु। धारा 280 परिवाद को वापस लेना। धारा 281 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। धारा 282 समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। धारा 283 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।
धारा 284 तृतीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। धारा 285 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। धारा 286 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। धारा 287 संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय। धारा 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा। धारा 289 अध्याय का लागू होना। धारा 290 सौदा अभिभाग के लिए आवेदन। धारा 291 पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। धारा 292 पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। धारा 293 मामले का निपटारा। धारा 294 न्यायालय का निर्णय। 295 निर्णय का अंतिम होना। धारा 296 सौदा अभिभाग में न्यायालय की शक्ति। धारा 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 298 व्यावृत्ति। धारा 299 अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना। धारा 300 अध्याय का लागू न होना। धारा 301 परिभाषाएं। धारा 301 क निरुद्ध। धारा 301 ख कारागार। धारा 302 बंदियों को उपस्थित करने की अपेक्षा करने की शक्ति। धारा 303 धारा 302 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति। धारा 304 कारागार के भार साधक अधिकारी का कुछ आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। धारा 305 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लिया जाना। धारा 306 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। धारा 307 न्यायालय की भाषा। धारा 308 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। धारा 309 समन मामलों और जांच में अभिलेख। धारा 310 वारंट मामलों में अभिलेख। धारा 311 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। धारा 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। धारा 313 ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में प्रक्रिया। धारा 314 अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। धारा 315 साक्षी के व्यवहार के बारे में टिप्पणियां। धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। धारा 317 दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। धारा 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख। धारा 319 साक्षियों को जब उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। धारा 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। धारा 321 कमीशनों का निष्पादन। धारा 322 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। धारा 323 कमीशन का लौटाया जाना। धारा 324 कार्रवाई का स्थगन। धारा 325 विदेशी कमीशन का निष्पादन। धारा 326 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। धारा 327 मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। धारा 328 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। धारा 330 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। धारा 331 लोक सेवकों के विचारण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। धारा 332 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। धारा 333 अधिकारी जिनके संयुक्त शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। धारा 334 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। धारा 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। धारा 333 कतिपय मामलों में लोक सेवकों विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 337 एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 338
लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति। धारा 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। धारा 340 वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार। धारा 341 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। धारा 342 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त हो। धारा 343 सह अपराधी को क्षमादान। धारा 344 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। धारा 345 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। धारा 346 कार्रवाइयों को स्थगित या अस्थगित करने की शक्ति। धारा 347 स्थानीय निरीक्षण। धारा 348 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 349 नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। धारा 350 परिवादियों और साक्षियों के व्यय। धारा 351 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 352 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। धारा 353 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। धारा 354 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में नहीं लाया जाना। धारा 355 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। धारा 356 उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। धारा 357 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाइयों को नहीं समझता है। धारा 358 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 359 अपराधों का समन। धारा 360 अभियोजन वापस लेना। धारा 361 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। धारा 362 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। धारा 363 सिक्के, स्टैंप, विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोषित व्यक्ति का विचारण। धारा 364 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। धारा 365 भागतः एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरी मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। धारा 366 न्यायालयों का खुला होना। धारा 367 अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 368 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 369 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। धारा 370 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। धारा 371 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने पर प्रक्रिया। धारा 372 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। धारा 373 चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्त का निर्णय। धारा 374 चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। धारा 375 भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 376 जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहां प्रक्रिया। धारा 377 जहां निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया। 378 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए विकृत चित्त व्यक्ति का सौंपा जाना। धारा 379 धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। धारा 380 अपील। धारा 381 खर्चे का आदेश देने की शक्ति।
धारा 382 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। धारा 383 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 384 अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया। धारा 385 जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया। धारा 386 रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। धारा 387 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। धारा 388 उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। धारा 389 समन के पालन में साक्षी के उपस्थित न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 390, धारा 383, धारा 384, 388, 389 के अधीन दोषसिद्धियों के से अपील। धारा 391 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना। धारा 392 निर्णय। धारा 393 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। धारा 394 पूर्ववर्तन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पति की सूचना देने का आदेश। धारा 395 प्रतिकर लेने का आदेश। धारा 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम। धारा 397 पीड़ितों का उपचार। धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम। धारा 399 निराधार गिरफ्तार कराए गए व्यक्ति को प्रतिकर। धारा 400 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। धारा 401 सदाचरण की परीक्षा या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। धारा 402 निर्णय अभिलिखित किया जाना। धारा 403 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। धारा 404 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। धारा 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। धारा 406 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। धारा 407 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 408 अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। धारा 409 दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्ध को अभिशून्य करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 410 दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। धारा 411 मतभेद की दशा में प्रक्रिया। धारा 412 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। धारा 413 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। धारा 414 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। धारा 415 दोषसिद्धि से अपील। धारा 416 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील न होना। धारा 417 छोटे मामलों में अपील न होना। धारा 418 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। धारा 419 दोष मुक्ति की दशा में अपील। धारा 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। धारा 421 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। धारा 422 सेशन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुनी जाएगी। धारा 423 अपील की अर्जी। धारा 424 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। धारा 425 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। धारा 426 संक्षेपतः खारिज नहीं की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। धारा 427
अपील न्यायालय की शक्तियां। धारा 428 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। धारा 429 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। धारा 430 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 431 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 432 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए लेने का निर्देश दे सकेगा। धारा 433 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो वहां प्रक्रिया। धारा 434 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। धारा 435 अपीलों का उपशमन। धारा 436 उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 437 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। धारा 438 पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। धारा 439 जांच करने का आदेश देने की शक्ति। धारा 440 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 441 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 443 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामले को वापस लेने या अंतरिम करने की शक्ति। धारा 444 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। धारा 445 उच्च न्यायालयों के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। धारा 446 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। धारा 447 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 448 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 449 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। धारा 452 कारणों का अभिलिखित किया जाना। धारा 453 धारा 409 के अधीन दिए गए आदेशों का निष्पादन। धारा 454 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। धारा 455 उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का विलंबित किया जाना। धारा 456 गर्भवती महिला को मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना। धारा 457 कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। धारा 458 कारावास के दंडादेश का निष्पादन। धारा 459 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। धारा 460 वारंट किसको सौंपा जाएगा। धारा 461 जुर्माना उत्कृहित करने के लिए वारंट। धारा 462 ऐसे वारंट का प्रभाव। धारा 463 जुर्माने के उपग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। धारा 464 कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। धारा 465 वारंट कौन जारी कर सकेगा। धारा 466 निकल भागे स्थित दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा। धारा 467 ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है। धारा 468 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 469 व्यावृत्ति। धारा 470 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। धारा 471 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता।
धारा 472 मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका। धारा 473 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। धारा 474 दंडादेश लघुकरण करने की शक्ति। धारा 475 कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। धारा 476 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति। धारा 477 कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से सहमति के पश्चात कार्य करना। धारा 478 किन मामलों में जमानत दी जाएगी। धारा 479 अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। धारा 480 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। धारा 481 अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा के लिए जमानत। धारा 482 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। धारा 483 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। धारा 484 बंधपत्र की रकम और उसे घटाना। धारा 485 अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र। धारा 486 प्रतिभुओं द्वारा घोषणा। धारा 487 अभिरक्षा से उन्मोचन। धारा 488 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। धारा 489 प्रतिभुओं का उन्मोचन। धारा 490 मुचलके के बजाय निक्षेप। धारा 491 प्रक्रिया जब बंधपत्र जब्त कर लिया जाता है। धारा 492 बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। धारा 493 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में बंधपत्र की जब्ती हो जाने की दशा में प्रक्रिया। धारा 494 शिशुओं से अपेक्षित बंधपत्र। धारा 495 धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील। धारा 496 कतिपय मुचलके पर देय रकम का उत्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 497 कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। धारा 498 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। धारा 499 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। धारा 500 धारा 498 और धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। धारा 501 अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। धारा 502 अचल संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। धारा 503 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। धारा 504 जहां 6 मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो वहां प्रक्रिया। धारा 505 विनिश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। धारा 506 वे अनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती। धारा 507 वे अनियमितताएं जो कार्रवाइयों को दूषित करती हैं। धारा 508 गलत स्थान में कार्रवाई। धारा 509 धारा 183 या धारा 316 के उपबंधों का अनुपालन। धारा 510 आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। धारा 511 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। धारा 512 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध नहीं होना। धारा 513 परिभाषा। धारा 514 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का आवर्षण। धारा 515 परिसीमा काल का प्रारंभ। धारा 516 कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन। धारा 517
जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन धारा 518। चालू रहने वाला अपराध धारा 519। कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण धारा 520। उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण धारा 521। सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अधिकारियों को सौंपा जाना। धारा 522 प्रारूप धारा 523 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। धारा 524 कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। धारा 525 वे मामले जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है। धारा 526 विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। धारा 527 विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय नहीं करना या उसके लिए बोली न लगाना। धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। धारा 529 न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। धारा 530 पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। धारा 531 निरसन और व्यावृत्तियां।